है। हम्म, तो सर पीसीटी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा तक ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेगा, फिर ग्लूकोज को आगे जाने देगा, जिससे हमारे यूरिन में ग्लूकोज दिखाई देगी। वेरी गुड, इसे ही बिल्कुल। सर। राइट। सो इसलिए मुझे मिलेगा, मेरे यूरिन के अंदर मुझे ग्लूकोज वहां पे देखने के लिए मुझे वहां पे मिल जाएगा। ठीक है हिम्मत सिंह, मुझे ये बता दो कि जो ग्लूकोज आपका बढ़ रहा है, इसका क्या रीजन है? लाइक बैक एंड पे क्या स्टोरी है जिसकी वजह से आपका ये ग्लूकोज आप यहाँ पे बढ़ रहा है? सर आयोडीन अपना काम नहीं कर रहा है ढंग से। इंसुलिन अपना वहां पे काम नहीं कर रहा है सही तरीके से। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट इंसुलिन। अक्षर आप बताइए मुझे इंसुलिन के बारे में कुछ बताइए, क्या करता है वो नॉर्मली और यहाँ पे क्या नहीं किया जा रहा? सर इंसुलिन ग्लूकोज को सेल में ट्रांसपोर्ट करता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में रह जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है, आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल काफी बढ़ जाता है। मेनली यू फाइंड हैपनिंग राइट आफ्टर योर डाइट। आपने कुछ खाना खाया, उसके बाद आपका ग्लूकोज का लेवल एक काफी जल्दी शूट करता है। सो जो स्पाइक होता है ग्लूकोज का, उसको आपको मेंटेन करना होता है। यू कैनॉट हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम, राइट? यू हैव टू मेंटेन दैट। ठीक है, तो आप उसे मेंटेन करने के लिए आपका इंसुलिन आपकी मदद करता है। तो बेसिकली इंसुलिन करता क्या है, आपके ग्लूकोज जो ब्लड में घूम रहे होते हैं उनको पकड़ के सेल्स के अंदर भेजना चालू करता है, सो दैट यू कैन हैव अ राइट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। सो वो करा जाता है। अगर वो नहीं हो रहा, देन दैट इज जनरली डजंट हैपन। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी हो या इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा या इंसुलिन बन नहीं रहा, तो आपका ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं किया जाता। बाकी हिम्मत सिंह ने एक्सप्लेन कर दिया है कि यस, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा तक आप ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करोगे फ्रॉम द पीसीटी। बियॉन्ड दैट यू हैव टू लेट इट गो एंड दैट कैन बी सीन इन द यूरिन, राइट? सो हाँ जी, गणेश एंड ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आई होप कोई मिस नहीं हुआ है, सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे। आई थिंक अश्वानी इज रिमेनिंग, राइट? अश्वानी बाकी है। अश्वानी शुड ज्वाइन इन टाइम। ऑलराइट, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस। लेट्स स्टार्ट विद व्हाटएवर वी हैव टू कवर आज की क्लास में। सो आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन एंड देन विल सी समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो हम देखते हैं, ठीक है? राइट, एंट्री ओके, ठीक है। नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे अश्वानी इज देयर। अश्वानी, गुड इवनिंग। अश्वानी ऑन टाइम। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने कई सारे डिसऑर्डर के बारे में बात किया था। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट हैपेंस इन रेनल कैल्कुली, तो रेनल कैल्कुली जनरली आपका क्या होता है? किडनी स्टोन। किडनी स्टोन। हाँ जी, किडनी स्टोन बट मैं रेनल कैल्कुली, बिल्कुल सही। ये किडनी स्टोन आपका बनाया जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑक्सिलेट सॉल्ट्स की वजह से आपका किडनी स्टोन वहां पे बन जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट? देन यू टेल मी समथिंग, आपका नेफ्राइटिस कौन कॉज करता है? नेफ्राइटिस में जनरली होता क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। हाँ जी, इट इज योर इन्फ्लेमेशन ऑफ योर किडनी और इन्फ्लेमेशन ऑफ योर नेफ्रॉन। और नेफ्राइटिस कॉज करने का लाइक रीजन क्या होता है? लाइक हु इज कॉजिंग द नेफ्राइटिस जनरली? बैक्टीरिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बिल्कुल सही। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके यहाँ पे नेफ्राइटिस आपके यहाँ पे कॉज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। देन एक और चीज हमने देखी थी यहाँ पे, रेनल फेलियर, राइट? जिसका हम इवन कह सकते हैं किडनी फेलियर। तो क्या रीजंस हमने देखे थे? दो चार रीजन हमने देखे थे जिसकी वजह से आपका किडनी फेलियर हो सकता है। तो वो रीजंस क्या थे यहाँ पे आपके? ग्लोमेरुलस इन्फेक्शन। हो गया, ठीक है। लाइक यू हैव अ डैमेज रेनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर इन्फेक्शन इन किडनी। एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स भी कई बार आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ लो ब्लड वॉल्यूम, याद रखना, वी हैव आल्सो सीन लो ब्लड वॉल्यूम भी आपके यहाँ पे कॉज कर सकता है आपके यहाँ पे रेनल फेलियर। सो दैट इज ऑल समथिंग वी हैव सीन, राइट? अभी हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे हीमोडायलिसिस को लेके। सो अगर कोई है जिसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, तो आप या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करा लोगे, जो आपके लिए, जिसके मैंने आपको बताया था, काफी डिफिकल्ट होता है, और यू कैन गो फॉर योर hemodialysis. So let's see what will be happening in my hemodialysis over here. तो जब वो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हीमोडायलिसिस के बारे में, तो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, कि इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज एक और टर्म इसके लिए हम ये यूज करते हैं यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी द आर्टिफिशियल किडनी। एक और टर्म मैं यहाँ पे यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी। तो इसका सिंपल लॉजिक ये होता है कि अगर आपको
अगर आपका किडनी काम नहीं कर रहा तो आप करते क्या हो, यहाँ पे डॉक्टर के पास जाते हो, वो क्या करेंगे, आपके ब्लड को बाहर निकालेंगे, ब्लड को फिल्टर किया जाएगा एंड देन द ब्लड को आप वापस लेके आते हो बॉडी के अंदर। सो ब्लड विल बी टेकन आउट, उसको आप फिल्टर करते हो एंड देन यू ब्रिंग देम बैक इनटू द सर्कुलेशन। यही काम किया जाता है ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस के अंदर। ये एक सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर होता क्या है। आप ब्लड को बाहर निकालते हो, you filter the blood and you bring the blood back into the circulation. That is what we'll be doing in the hemodialysis, right? तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि यार ये प्रोसीजर के अंदर आपकी क्या क्या चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। लेट्स ट्राई टू सी दैट। इसके पार्टीशन को मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ। सो देखते हैं इसमें क्या क्या होते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर बीन इवेंट्स व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। तो पहले आप पेशेंट को लेके आते हो, पेशेंट के रेडियल आर्टरी में से आपको ब्लड को निकालना है। सो पेशेंट की जो रेडियल आर्टरी होती है, सो वी हैव अ रेडियल आर्टरी, वहां से आप ब्लड को बाहर निकालोगे। सो वहां से आप क्या करोगे, आप ब्लड को बाहर निकालोगे। सो फ्रॉम देयर यू विल टेक आउट द ब्लड। यहां से आपने ब्लड को बाहर निकालना है। सो रेडियल आर्टरी से आप ब्लड को बाहर निकलोगे, मतलब उसे लाइक हाथों में से आपकी रेडियल आर्टरी निकल रही होगी, वहां से आप ब्लड को बाहर निकलोगे। अब ये ब्लड जो आपका बाहर निकल जाए, ये जाएगा एक ट्यूब के अंदर। सो नाउ इट विल गेट इनसाइड द ट्यूब। सो ये जो ब्लड आपका बाहर निकला, ये आपका एक ट्यूब के अंदर आप इसे भेजोगे। सिंपल सी बात है, एक लंबी सी ट्यूब आपकी यहाँ पे होगी एंड दैट ट्यूब विल बी हैविंग दिस ब्लड। अब याद रखना, ये ब्लड जो आपका है, दिस ब्लड इज माय कंटामिनेटेड, या मैं कहूंगा इट इज अ ब्लड व्हिच विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, सब कुछ इसके अंदर आपका होगा। ठीक है, अब ये जो मेरा ट्यूब है, ये जाएगा कहाँ पे, इट विल गेट इनटू अ टब। अब आपके पास होता क्या है, आप हीमोडायलिसिस के टाइम पे क्या करते हो, एक आपके पास बड़ा सा टब होगा। टब में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, बेसिकली ये टब हमें टर्म ऐसा यूज नहीं करते। सो यू हैव अ बकेट और अ टब एंड इन दिस टब दिस यू विल हैव अ फ्लूइड। और ये जो टब मेरा यहाँ पे होता है, इसको मैं इवन कहता हूँ यहाँ पे एज अ डायलाइजिंग यूनिट। डायलाइजिंग यूनिट इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डायलाइजिंग यूनिट ओवर हियर। अब जो डायलाइजिंग यूनिट है मैंने यहाँ पे, या फिर जिसे मैं यहाँ पे सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो मेरा टब है यहाँ पे, इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा। सो यहाँ पे एक टब है, उसके अंदर मुझे यहाँ पे मिलता क्या है, उसके अंदर मुझे मिलेगा यहाँ पे फ्लूइड। सो इन दिस टब यू विल बी हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड। तो इसके अंदर आपको एक फ्लूइड आपको यहाँ पे रखा जाता है। सो यू हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड इज बीन केप्ट ओवर हियर। एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड यहाँ पे रखा जाता है और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज माय डायलाइजिंग फ्लूइड। तो याद रखना, यहाँ पे आपको एक फ्लूइड मिल जाएगा एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज माय डायलाइजिंग फ्लूइड। अब ये जो मुझे यहाँ पे मेरा फ्लूइड मिल जाए, ये फ्लूइड में होता क्या है, तो एक स्पेशली फ्लूइड आप बनाते हो लैब के अंदर। इस फ्लूइड के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ वाटर कंटेंट होता है। इट इज वेरी सिमिलर टू द प्लाज्मा। मैं कह सकता हूँ कि आपका जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वैसा ही ऑलमोस्ट होता है। इट विल हैव सम इलेक्ट्रोलाइट्स, इट विल हैव मेनली इट विल हैव द वाटर। इसके अंदर कोई वेस्ट मटेरियल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ये मैंने ये आपका लैब में बनाया गया है। इट वोंट हैव एनी काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल ओवर देयर। अब यहाँ पे होगा क्या, आपका जो ब्लड है वो इस ट्यूब के थ्रू आ रहा है इस टब के अंदर, जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे डायलाइजिंग यूनिट, या इसे आप इवन कह सकते हो एज अ डायलाइजर। इसको आप इवन कह सकते हो एज अ डायलाइजर ओवर हियर, राइट। यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ, और इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज माय डायलाइजर, कैन बी आल्सो कॉल्ड एज माय डायलाइजर, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है, आपका ब्लड यहाँ पे आ चुका है। अब ब्लड जब आपका इस फ्लूइड के अंदर आपका यहाँ पे आएगा ना, तो ब्लड विल एंटर इनसाइड द फ्लूइड ओवर हियर। अब ब्लड आपका इस ट्यूब के थ्रू एंटर करेगा यहाँ पे, मतलब ब्लड विल एंटर इन दिस डायलाइजिंग यूनिट अलोंग विद द फ्लूइड। अब यहाँ पे होगा क्या, दैट यहाँ पे आपकी जो ट्यूब होगी, यहाँ पे आपकी जो ट्यूब होती है, दिस ट्यूब ओवर हियर, दिस ट्यूब हैज अ नेम। यहाँ पे आपकी जो ट्यूब होती है जिसमें से आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ट्यूब का यहाँ पे नाम होता है एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज माय सेलोफेन ट्यूब। ये जो ट्यूब मेरी यहाँ पे है, दिस ट्यूब ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सेलोफेन ट्यूब। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सेलोफेन ट्यूब। और जो सेलोफेन ट्यूब मेरे पास यहाँ पे है, याद रखना, इट इज गोइंग टू बी सेमी परमिएबल इन नेचर। ये आपकी रहेगी हमेशा यहाँ पे एज अ सेमी परमिएबल। सो ये बात आप यहाँ पे रखना, दैट ट्यूब ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय सेमी परमिएबल। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो यू हैव अ ट्यूब ओवर हियर, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सेलोफेन ट्यूब, और ये होती है मेरे यहाँ पे सेमी परमिएबल। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरा ब्लड ऊपर से आ रहा है, मेरा ब्लड यहाँ से ऊपर से आ रहा है इस ट्यूब के थ्रू, एंड देन व्हाट विल हैपन, इट विल एंटर इनसाइड द
cellophane tube. It will enter inside the cellophane tube में आपके आ चुका है, जो आप जानते हो, it's going to be semi permeable. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपका जो आप ब्लड निकाल रहे हो, the blood will have a excess amount of यूरिया, केरेटिन, हिप्रिक एसिड, जो भी वेस्ट कंटेंट है वो सारा इसके अंदर होगा. So जो मेरा जो ब्लड होगा उसमें आपको काफी ज्यादा यहाँ पे वेस्ट कंटेंट आपको मिलना ही है, क्योंकि किडनी तो इनकी काम कर नहीं रही. So it will have a huge amount of waste content will be seen in the blood, right? क्या यहाँ तक बात आप सबको समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आप यहाँ पे जो ब्लड है वो आपने यहाँ पे एंटर किया, राइट, इस ट्यूब के थ्रू. इट हैज एंटर इनसाइड द डायलिसिंग यूनिट. अंदर ही आ चुका है, जहाँ पे यू हैव अ फ्लूइड, दैट इज माय डायलिसिंग फ्लूइड. और डायलिसिंग फ्लूइड जो आपका यहाँ पे होता है, अब यहाँ पे होगा, नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन. आपका जो ब्लड होगा उसमें से जितना भी आपका यूरिया होगा, जितना भी आपका वेस्ट होगा, वो आपका यहाँ पे बाहर निकलना चालू करेगा. सो ऑल द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड विल नाउ स्टार्ट कमिंग आउट. जो भी आपको यहाँ पे वेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, what are the waste you have will start coming out in the dialysing fluid. वो आपका dialysing fluid के अंदर आने लगता है. It will start coming out in the dialysing fluid. ठीक है. और ये आ क्यों रहा है, आप बाहर क्यों निकल पा रहे हैं? बिकॉज आपकी जो cellophane ट्यूब आपकी यहाँ पे है, that is semi permeable. और क्योंकि ये सेमी परमेबल है, तो आपका जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूट्स का, वो आपका वहां से निकल के आपका आ रहा है आपके फ्लूइड के अंदर. तो इन अ मैटर ऑफ सम टाइम व्हाट विल हैपन कि ये पूरे फ्लूइड के अंदर आपका वेस्ट आ जाएगा. और जो मेरा ब्लड यहाँ से आगे बढ़ रहा है, that blood is going to be like solute free, या मैं कहूंगा यूरिया फ्री. जो ब्लड मेरा यहाँ से आगे बढ़ेगा, that blood over here is going to be यूरिया फ्री. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब जो मेरा ब्लड यहाँ से बाहर निकल के आएगा, अब तो उसमें यूरिया है नहीं, या मैं कह सकता हूँ कि अब इस ब्लड के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं है, कोई भी एक्सक्रीटरी वेस्ट इसके अंदर मेरा यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा. तो अब क्या होगा, ये जो मेरा यहाँ पे होगा, मेरा ट्यूब यहाँ से एक बाहर निकलेगा, और अब ये ट्यूब के अंदर जो मेरा ब्लड होगा, दैट ब्लड इज गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम द वेस्ट. That blood is going to be free from the waste. So ये जो ब्लड मेरा यहाँ पे होगा, that will be free from the waste. Okay. अब ये जो मेरा ब्लड यहाँ पे बाहर निकल कर रहा है, जिसके अंदर अब मुझे वेस्ट देखने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा, अब इसमें क्या होगा कि ये जो मेरा ब्लड होगा, ये तो मेरा फ्री है, द ब्लड इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल. तो आपको करना क्या है, अब आपको इसको सिंपली बॉडी के अंदर आपको वापस लेके आना है. सो नाउ दिस ब्लड विल बी ब्रॉट बैक इनटू द स्ट्रीम और ब्रॉट बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और इसको वापस लाने के लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पे यूज करते हो एक वेन को. सो एक आपकी वेन होती है, और उस वेन का नाम आपका यहाँ पे होता है रेडियल वेन. सो यू हैव अ रेडियल वेन, और रेडियल वेन के थ्रू आप क्या करोगे, अपने ब्लड को आप वापस लेके आ जाओगे आपके सर्कुलेशन के अंदर. So this now blood will be brought back into the circulation. ये जो आपका क्लीन ब्लड आपका यहाँ पे है, इसको आप वापस से सर्कुलेशन आप यहाँ पे लेके आ जाओगे. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो कि रेडियल वेन के थ्रू आप अपने क्लीन ब्लड को वापस ले आते हो बॉडी के अंदर. और ये सब करने में आपके लग जाते हैं रफली अराउंड, इट विल टेक अराउंड 5 to 6 आवर्स. तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखनी, बहुत कॉम्प्लेक्स आपको इसे बनाना नहीं है. याद रखना, ये हैव अ डायलाइजर. डायलाइजर आपका चेंबर है जिसके अंदर आपका फिल्ट्रेशन किया जाएगा. इस डायलिसिस के अंदर आपका होता है एक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं डायलिसिंग फ्लूइड. डायलिसिंग फ्लूइड इज जनरली गोइंग टू बी मेड अप ऑफ माय इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर. इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, सिमिलर टू प्लाज्मा. इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट. जब ब्लड यहाँ से पास हो रहा है, तो ब्लड में से जितना भी आपका वेस्ट है वो आपका बाहर निकल के आ जाएगा आपके डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर. एंड देन आपका ब्लड जो यहाँ पे रहेगा वो आपका वापस आ जाएगा आपके सर्कुलेशन के अंदर वाया माय रेडियल वेन. सो वाया रेडियल वेन इट विल बी ब्रॉट बैक इनटू द सर्कुलेशन, जो मेरा क्लीन ब्लड यहाँ पे होगा. अब होता क्या है कि जनरली इट विल टेक अराउंड, it takes around like you have to do this thrice a week. ये आपको करना पड़ेगा thrice a week, आपको ये करना पड़ता है अगर आपकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही तो. सो ये आपको 3 बार, हफ्ते में 3 बार आपको ये करना पड़ सकता है. ये एक बात यहाँ पे याद रखना. सेकेंड चीज आप यहाँ पे याद रखना along with that कि जब आप ये करने के लिए जा रहे हो, या जब भी कोई पेशेंट यहाँ पे जा रहा है, इट विल टेक अराउंड लाइक 5 to 6 आवर्स पर सिटिंग आपका लग जाता है. 5 to 6 आवर्स यहाँ पे आपको लग जाते हैं पर सिटिंग. सो दैट इज समथिंग विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर, राइट. और एट अ टाइम जनरली देखा गया दैट जनरली 500 ml ब्लड को आप लेते हो और उसे आप क्लियर करते हो, बॉडी में भेजते हो, एंड देन पेशेंट को आप डिस्चार्ज कर देते हो.
देन अगेन आप उसे बोलते हो कि आइए 2 दिन बाद वापस आइए, एंड देन अगेन द सेम प्रोसीजर विल रन ओवर हियर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे किया जाता है। तो क्या इतनी कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा स्टार्टिंग से बता दोगे सर? रिपीट करते सर। स्टार्टिंग से तो नहीं होने वाला बेटा यहाँ सर पे। नहीं सर, पूरा नहीं बताना है सर, पूरा नहीं सर, स्टार्टिंग से बता दो भी कहाँ से आते हैं सर ये। ब्लड आता कहाँ से? ब्लड आपका आ रहा है बेटा यहाँ पे रेडियल आर्टरी से आ रहा है। सर रेडियल ये आर्टरी जी, वहां से ब्लड निकाल रहे हो, आने से निकाल रहे हो आप उसे, आप पियर्स करोगे, ब्लड वहां से निकालोगे, एंड नाउ दैट ब्लड विल गेट इनटू द ट्यूब। ठीक है, वो ट्यूब में आपका यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन वो ट्यूब के थ्रू ब्लड को आप लेके आते हो आपके डायलिसिंग चेम्बर में या डायलिसिंग यूनिट के अंदर, जहाँ पे आपका यहाँ पे फ्लूइड सर आर्टिफिशियल किडनी से निकालेंगे। बॉडी से निकाल रहे हो बेटा ब्लड, तो बॉडी से निकाल रहे हो ना ब्लड को आप। यस सर। आर्टिफिशियल किडनी तो बेटा इसको हम बोलते हैं, ये पूरा जो सेटअप है ना, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी, क्योंकि ये बेसिकली आपका फिल्टर करिए ना आपके ब्लड को, इसलिए। ओके सर। बता बेटा क्या समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर? सर ये आर्टिफिशियल किडनी मतलब इसको ही बोलते हैं जो सर प्रोसेस हो रही है पूरी ये जो आपका हीमोडायलिसिस का पूरा यूनिट है ना, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ओके सर, क्लियर है। बाकी लोग, बाकी सब ठीक है यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is what we will be finding happening over. तो ये आपको यहाँ पे एक चीज खत्म हो गई। So now let's move on to something else. अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन नेफ्रॉन के बारे में। So let's talk about my different types of nephron. चलिए ये वाला टॉपिक हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे नेफ्रॉन कौन से टाइप यहाँ पे हो जाते हैं। अगर हम नेफ्रॉन की जनरली बात करें तो नेफ्रॉन में आप कुछ चीजें आप जानते हो कि नेफ्रॉन के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो यू विल फाइंड फ्यू थिंग्स इन द नेफ्रॉन। So you will have your glomerulus inside your Bowman's capsule. ये चीज आपकी होती है। इसके लिए एक सिंगल टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज माय renal corpuscles या Markisian corpuscles, ये टर्म हम इसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं, राइट। देन आपको मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे आपका पीसीटी, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। एंड देन पीसीटी के बाद क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? व्हाट विल द नेक्स्ट थिंग इन द पीसीटी? Loop of Henle. ठीक है, सो विल हैव अ लूप ऑफ हेनले ओवर हियर। लूप ऑफ हेनले आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड देन अगेन यू विल हैव योर BCD. बिल्कुल सही, राइट। एंड देन यू कैन हैव योर कलेक्टिंग डक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट होता है नहीं होता? No, sir. No, sir. होता है सर। होता है नहीं होता? बोल दो जल्दी बताओ सब लोग जल्दी, होता है नहीं होता? No, sir. No, sir. नेफ्रॉन, ठीक है, क्योंकि याद रखना मैंने आपको पहले बताया था, एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट इज शेयर्ड बाय 2 to 4 nephrons. I'm going to share the single collecting duct. So it is not a part of a nephron, ठीक है। So याद रखना, you will have a PCT over here, ये आप जानते हो यहाँ पे, you will have a DCT over here, जो भी आप जानते हो, you have your Henle's loop, and then over here you will have a Bowman's capsule and you have a glomerulus. So collectively हम बोलेंगे यहाँ पे you will have a presence of your renal corpuscles. Presence of renal corpuscles. इसको हम कलेक्टिवली ये टर्म हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा प्लीज, कि जब भी आप नेफ्रॉन को देखते हो, आपको मालूम है कि आपकी किडनी के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। इन द किडनी यू हैव 2 areas विल गेट टू सी इन द किडनी, यू विल हैव द कॉर्टेक्स पार्ट एंड यू विल हैव द मेडुला पार्ट। ये चीज आप जानते हो दैट किडनी विल हैव अ कॉर्टेक्स एंड मेडुला पार्ट। तो याद रखना, कॉर्टेक्स वाले एरिया के अंदर हमेशा आपको मिलेगा आपका पीसीटी, रेनल कॉर्पसेल्स एंड हेनलीज लूप, सॉरी एंड डीसीटी। सो जो आपका जो कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है, सो द नेफ्रॉन विल हैव 2 पार्ट्स ना, सॉरी kidney will have 2 parts, will have a cortex वाला part and will have a medulla वाला part. So जो आपका जो cortex वाला जो आपका एरिया रहता है, प्लीज याद रखना, इसके अंदर आपको हमेशा मिलेगा देखने के लिए, you will have a presence of your like renal corpuscles, you will have your PCT, DCT and your Henle's loop. Yes, not Henle's loop, sorry. These 3 things, ये 3 चीजें आपको मिलेगी देखने के लिए आपके कॉर्टेक्स वाले एरिया के अंदर। जबकि अगर मैं बात करूं मेरे हेनलीज लूप के बारे में, तो हेनलीज लूप आपका मेडुला तक जाता है। आपका हेनलीज लूप जो आपके यहाँ पे होगा, इट विल रीच अप द मेडुला। सो हेनलीज लूप इज जनरली सीन टू बी रीचिंग अप द मेडुला। सो मेडुला तक आपका हेनलीज लूप जाएगा। तो ये बात पहले आप अपने दिमाग में क्लियर करें कि दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन द किडनी। सो किडनी में अगर आपसे कोई पूछता है कि यार कॉर्टेक्स में कौन से पार्ट मुझे मिलते हैं नेफ्रॉन के, तो आपका आंसर यहाँ पे ये होगा, रेनल कॉर्पसेल्स,
पीसीटी एंड डीसीटी, ये 3 एरिया मेरे जो होते हैं वो मुझे कॉर्टेक्स में ही मिलेंगे। लेकिन जब मैं बात करता हूँ मेडुला के बारे में, तो मेडुला का एक सर्टेन पार्ट मुझे हेनलीज लूप तक जाते हुए मुझे मिल जाता है। सो मेडुला ही एक, सॉरी या मैं कहूंगा हेनलीज लूप का एक सर्टेन पार्ट मेडुला तक जाते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बल्कि हेनलीज लूप एक लौता यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो आपके मेडुला तक आपका नीचे तक जाएगा, राइट। बाकी ये सब चीजें आपके मेडुला तक कभी नहीं जा रही होती है। तो आप यहाँ पे इस पिक्चर में आप इसे देख सकते हो, यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर, द लोअर पार्ट इज अ मेडुला पार्ट एंड द अपर पार्ट इज अ कॉर्टेक्सल एरिया। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे दैट अपर एरिया और अपर पार्ट अगर आप यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो दिस पार्ट ओवर हियर इज माय कॉर्टेक्स वाला पार्ट, दिस इज अ रीजन ऑफ अ किडनी जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉर्टेक्स, राइट। एंड देन द लोअर पार्ट ओवर हियर इज माय मेडुला पार्ट ओवर हियर। तो इसमें आप एक चीज यहाँ पे ऐड रखना, देयर इज वन थिंग यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद ओवर हियर इज कि कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा और मेडुला वाले पार्ट में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये आपको पहले यहाँ पे ऐड रखना है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि आपके सामने यहाँ पे एक नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका हेनलीज लूप काफी डेप्थ तक जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका हेनलीज लूप जो यहाँ पे है आपका यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक उसकी यहाँ पे रेंज है, इतना इसका डेप्थ है हेनलीज लूप का, राइट। उसी के साथ आपके पास एक और नेफ्रॉन है यहाँ पे। अब इस नेफ्रॉन को आप देखो, इसका जो हेनलीज लूप मेरा यहाँ पे है उसे आप देखो ध्यान से, अरे कितना नीचे ये जा रहा है, ये बहुत एकदम लाइक इट इज रीचिंग टू द डेप्थ ऑफ द मेडुला, राइट। वो वाला तो थोड़ा अंदर ही जा रहा था आपका नीचे तक, ये वाला जो आपका यहाँ पे हेनलीज लूप है ये आपका जा रहा है टू द डेप्थ ऑफ द मेडुला, इट इज रीचिंग टू द डेप्थ ऑफ द मेडुला, सो दैट कैन बी सीन ओवर हियर। तो यहाँ पे आपका जो हेनलीज लूप यहाँ पे होगा दैट इज रीचिंग टू द डेप्थ ऑफ द मेडुला, और यहाँ पे आपको जो हेनलीज लूप है वो आपका एक सर्टेन लेवल तक आपको नीचे तक जा रहा है, बहुत अंदर तक आपका यहाँ पे नहीं जा रहा। तो क्या आपको क्लियर कट डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है? कैन यू सी द डिफरेंस ओवर हियर वेरी क्लियरली? यस सर। यस सर। दोनों नेफ्रॉन के बीच में आपको क्लियर कट डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। एक का हेनलीज लूप बहुत लंबा है, बहुत नीचे तक आपका जा रहा है, और एक का हेनलीज लूप इतना लंबा है नहीं, इतना इलॉन्गेट है नहीं, वो आपका मेडुला के डेप्थ तक आपको नहीं जा रहा, राइट। अब ये जो नेफ्रॉन आपके सामने है, दिस नेफ्रॉन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सो इस नेफ्रॉन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन यहाँ पे होता है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन आपका यहाँ पे है, तो इसमें आपको याद रखना है पहली चीज दैट इन दिस नेफ्रॉन, या मैं कहूंगा ये नेफ्रॉन जो आपके होते हैं, आपके किडनी में अराउंड 85% नेफ्रॉन जो है वो आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। सो आपके किडनी में 85% नेफ्रॉन आर डू में कॉर्टिकल नेफ्रॉन, राइट। दूसरी चीज आप यहाँ पे याद रखना दैट यू विल फाइंड द हेनलीज लूप विल बी अप टू सर्टेन डेप्थ। हेनलीज लूप reaches up to certain depth। एक सर्टेन डेप्थ तक ही आपका हेनलीज लूप यहाँ तक जा सकता है, उससे ज्यादा आपको नहीं जा सकता, राइट। ज्यादा आपको जाते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। बाकी सब ये तो आपकी कॉर्टेक्स में, लाइक अदर थिंग्स यू विल ऑलवेज फाइंड देम इन द कॉर्टेक्स। बाकी ग्लोमेरुलस हो गया या पीसीटी हो गया, वो सब आपका कॉर्टेक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, अच्छा एक और चीज आप यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे जो हेनलीज लूप है, बेटा रुक जाओ, बाद में ये खत्म होने के बाद आपका जो हेनलीज लूप यहाँ पे आपका है, हेनलीज लूप के आसपास आपको ब्लड कैपिलरीज आपको यहाँ पे दिख रही है। ये ब्लड कैपिलरीज जो मुझे दिख रही है मेरे हेनलीज लूप या मेरे नेफ्रॉन के आसपास, इनका नाम क्या होता है? वासा रेक्टा। नहीं, वासा रेक्टा नहीं, अरे नहीं, कलेक्टिवली गलत आंसर दे दिया आप लोगों ने। सबको -20, सबको मेरे तरफ से -20। बताइए क्या होता है मेरे ब्लड वेसल्स का नाम यहाँ पे? These blood vessel nearby the loop is called as my peritubular capillaries. Peritubular capillaries इनका यहाँ पे नाम होगा। मतलब peritubular capillaries will be seen। ये peritubular capillaries पहली बार सुन रहे हो, पहले भी सुन चुके हो ये टर्म? सुन चुके सर। सिखाया है तुम लोगों को, सुन चुके हो नहीं बोल सकते, सिखाया है तुम्हें। कहाँ से बन रही होती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज? Who is making the peritubular capillaries? Efferent arteriole. Efferent arterioles. So efferent arterioles जो आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बन रही होती है, you can see them surrounding the Henle's loop। आप उन्हें Henle's loop के आसपास आप उन्हें देख सकते हो, and that is when you will be calling, they will be seen surrounding the Henle's loop and surrounding the nephron। So that is what you will find in the cortical nephron, ठीक है। So यहाँ पे आपको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आपको यहाँ पे मिल रही है, not the vasa recta।
वासा रेक्टा आपको मिलता है आपके ये वाले नेफ्रॉन के अंदर। तो ये जो नेफ्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है जहां पे आपका हेनलीस लूप डेप्थ तक जा रहा है, इस नेफ्रॉन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जब आप बात करते हैं यहाँ पे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ओवर हियर, तो एक चीज यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपका ए हट जाएगा। सो व्हेन यू टॉक अबाउट जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, तो पहली चीज आपको याद रखनी कि आपके बॉडी में आपको मिलेंगे ये अराउंड 15%, सिर्फ 15% नेफ्रॉन है आपके बॉडी के अंदर जो आपके होते हैं यहाँ पे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, बाकी सारे नेफ्रॉन आपके बॉडी के अंदर है आपके यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एक चीज आप दिमाग में बिठा लो, जितना लंबा आपका हेनलीस लूप होगा उतना ही ज्यादा आपका वाटर रीएब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे किया जाएगा। जितना इलोंगेटेड, जितना लेंथ वाइज आपका होगा हेनलीस लूप, उतना ही ज्यादा आपका वाटर रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा। जितना आपका वाटर रीएब्जॉर्प्शन आपका होता है उतना ही आप वाटर कंजर्व कर पाते हो। तो आपके पास 15% है, आपके पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आपके पास है आपका 15%। आप मुझे बताओ कौन से एनिमल के पास ऐसे नेफ्रॉन का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, बता दीजिए मुझे। कैमल। जो डेजर्ट पे रहते हैं यार। डेजर्ट में तो कैमल। कैमल हो गया, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, such animals should have a much more higher number of juxta medullary nephron, क्योंकि उन्हें ज्यादा वाटर को कंजर्व करना जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे दैट यहाँ पे आपका हेनलीस लूप जा रहा है डेप्थ तक। सो हियर यू कैन सी द हेनलीस लूप, यू कैन सी द हेनलीस लूप reaching up to the depth, reaching up to the depth। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगी, दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर। अब इसके आसपास ये जो मेरे यहाँ पे जो हेनलीस होगा, इसके आसपास जो आपको यहाँ पे ब्लड वेसल मिलेगी, सो ब्लड वेसल नियर बाय द हेनलीस लूप, वो आपके यहाँ पे होती है वासा रेक्टा, दैट इज कॉल्ड एज माय वासा रेक्टा। तो प्लीज याद रखना, वासा रेक्टा जो मेरी ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स के बारे में आप बात करते हो सिर्फ आपके जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के दौरान। When you are discussing the juxta medullary nephron, तभी आप वासा रेक्टा को वहां पे डिस्कस करते हो, बिकॉज ये जो नेफ्रॉन होते हैं उनके हेनलीस लूप के आसपास आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे वासा रेक्टा। सो फॉर दैट नियर बाय दैट पर्टिकुलर हेनलीस लूप विल हैव द वासा रेक्टा। अब एक और बात यहाँ पे दिमाग में बिठा लो कि यहाँ पे आपको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मिलेगी, लेकिन वही कैपिलरीज आपको बना के देती है आपकी ब्लड वेसल्स जो नीचे तक जारी होती है, एंड दोज ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड एज माय वासा रेक्टा। इन ब्लड वेसल्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ वासा रेक्टा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट 15% मुझे मिलेगा ये आपके किडनी में के अंदर, इनके अंदर आपका हेनलीस लूप काफी डेप्थ तक जा रहा होता है, और इनके हेनलीस लूप के आसपास आपको मिलेगी जो ब्लड वेसल आपको मिल जाती है, दोज ब्लड वेसल आर कॉल्ड एज माय वासा रेक्टा। तो ये जो ब्लड वेसल आपको यहाँ पे दिख रही है, दीज आर माय वासा रेक्टा। यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो इतनी इलॉन्गेटेड ब्लड वेसल आपके सामने है ना, दिस इज कॉल्ड एज माय वासा रेक्टा। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या इतनी कहानी सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर ये एक ही किडनी में होता है सर? हाँ बेटा बताओ, बोलो बोलो वरुण, बोलो बताइए वरुण, बताइए। सर ये एक ही किडनी में होता है? नहीं, दोनों किडनी में होता है। सर नहीं, जो आप बात कर रहे हैं सर, ये एक ही किडनी की बात कर रहे हैं? नहीं, दोनों किडनी की कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ मैं। ओके सर। एक किडनी में एक नेफ्रॉन नहीं होगा ना, एक किडनी में यू विल हैव मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, राइट? सो you have like thousands of nephron in a kidney ना, so collectively आपके like जो millions of nephrons जो आपके होते हैं दोनों किडनी मिला के, so you will have a equal distribution in all the kidneys, right? juxtamedullary का और cortical का। समझ आया वरुण? यस सर। सच्ची बताओ, पता चला? क्या कंफ्यूजन है बताओ, इसके अंदर क्या समझ नहीं आ रहा, बोलो। सर थोड़ा एक बार पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा एक्सटेंड है। हाँ देखो क्या है ना, देखो यहाँ पे है क्या, आप कॉर्टिकल नेफ्रॉन की यहाँ पे बात करते हैं, तो आप जानते हो कि आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनती कहाँ से? यू फाइंड दैट दे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द इफरेंट आर्टरियोल्स, राइट? इफरेंट आर्टरियोल्स जो आपके निकल रहे होते हैं वहां से आपकी बनती है आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज होती है आपको कहाँ मिलती है? दे हैव बीन सीन सराउंडिंग द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के आसपास आपको मिल जाती है। तो यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो मेरे यहाँ पे होती है ना, ये मेरे नेफ्रॉन के आसपास तो थी ही, ये उसके आसपास तो मुझे यहाँ पे मिल ही रही थी, राइट? दे आर आल्सो सीन सराउंडिंग माय हेनलीस लूप एज वेल। सो नेफ्रॉन वो भी उसका ही पार्ट है। सो नेफ्रॉन प्लस हेनलीस लूप जो आपका यहाँ पे इसके आसपास जो आपको कैपिलरी मिल रही है,
These are my peritubular capillaries which are seen in the cortical nephron. लेकिन जब मैं बात करता हूँ juxta medullary nephron के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, अगेन efferent arteriole से आपकी peritubular capillaries बनेगी and you can see the peritubular capillaries surrounding the nephron. बट जैसे ही आप डेप्थ तक जाने लगते हो, जैसे ही आप जाने लगते हो मेडुला की डेप्थ के अंदर, तो वहां पे इन्हीं peritubular capillaries को कन्वर्ट कर दिया जाता है into my vasa recta. These peritubular capillaries will turn into something else and that something else is my vasa recta. तो vasa recta बन जाएंगी और वही vasa recta अब मेरा पहुंचेगा मेरे नेफ्रॉन के या हेनली ट्यूब के साथ साथ डेप्थ तक, वो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, अब पूरा समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सब हुआ क्लियर. So vasa recta will be seen like वो नीचे तक इस तरीके से आपको यहाँ पे आपको जाते हुए मिलेगा. That is something peculiarly seen my juxta medullary nephron में आपको मिलता है. तो आप अगर ये सोचोगे ये बनी कहाँ से, ये आई कहाँ से, तो ये आपकी बन रही है आपके peritubular capillaries में से ही. बड़ी नीचे जाती है ना, जब मेडुला के साथ साथ जो नीचे तक जाती है, तो उनके लिए हम एक अलग टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, वासा रेक्टा. बताइए हिम्मत सिंह, बोलिए. सर इसमें सर अपर पार्ट में पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होगी. हाँ, अपर पार्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वो तो आपको हमेशा मिलेगी. सी इफरेंट आर्ट्रियोल्स आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज तो बनाएगा ही बनाएगा. वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आपकी फिर बनाते हैं आपका वासा रेक्टा ओनली इन माय जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, राइट. जाकर अगर मैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करूं तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा. हिम्मत सिंह पता चला? सर वहाँ क्या बोलते, वासा रेक्टा नहीं होगी सर? नहीं, यहाँ पे आपको वासा रेक्टा नहीं मिलेगा. सो हियर यू वोंट हैव वासा रेक्टा, हियर यू ओनली हैव योर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ठीक है. और एल्स देयर इज अ वन पॉसिबिलिटी यू कैन फाइंड इन सम ऑफ द एनिमल्स, सम ऑफ द मैमल्स यू विल गेट टू सी कि वासा रेक्टा बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड होता है. ठीक है, बट जनरली यू हैव टू अपने सिंपलर अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना दैट दे डोंट हैव अ वासा रेक्टा ओवर हियर, यू विल ओनली हैव द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. तो आपकी जो एनसीईआरटी में जो वासा रेक्टा बना के रखा हुआ है ना, तो इतना दिमाग में बिठा लो कि वो जो बना के रखा हुआ है वासा रेक्टा, दे हैव मेड इन कॉन्टेक्स्ट टू योर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. ठीक है, और उन बाद में बेटा, बाद में, चलिए बेटा बाद में करते हैं हमारा आपका क्वेश्चन सॉल्व. आई होप यहाँ तक सबको यहाँ पे सब क्लियर है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कलेक्टिवली. यस सर. ठीक है, और बाकी सब लड़कियां अक्षरा, सिया, निकिता and all the people over here. I hope it's clear to all of you. सबके नाम भी एकदम से याद नहीं आते हैं. Okay, so that is something you have done. Now let's discuss something like my counter current mechanism. अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा next topic, that is my counter current mechanism. तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा आराम से. So let me make a Henle's loop. So zoom करते कि ये मेरा है यहाँ पे आपका एक Henle's loop. Right. Let me mention over there. This is my Henle's loop. Then let's make one more thing over here. We'll make one more thing, and that's going to be your vasa recta. अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपके यहाँ बना के दूंगा अपने यहाँ पे. And that is going to be your vasa recta. Right. So here you have. इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे as a VR, vasa recta. ठीक है. तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे बना दी. अब आप इतना जानते हो कि आपके Henle's loop में अगेन यू विल हैव द डिसेंडिंग पार्ट एंड विल हैव द असेंडिंग पार्ट. ये बात आप जानते हो यहाँ पे. सो डिसेंडिंग पार्ट के अंदर यहाँ पे फिल्ट्रेट आपका नीचे आएगा. सो फिल्ट्रेट विल कीप ऑन मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. उसके बाद ये फिल्ट्रेट मेरे यहाँ पे आके यू टर्न लेता है और फिर मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे ऊपर जाने लगता है. सो विल हैव अ डिसेंडिंग पार्ट एंड हैव अ असेंडिंग पार्ट. जब आप नीचे जा रहे हो that is the descending part. जब आप ऊपर जा रहे हो that is going to be the ascending part. So a descending and ascending part in the Henle's loop, right. साइड में मैंने आपको बना के रखा हुआ है आपका वासा रेक्टा, जिसमें मैं VR करके लिखा हुआ है वासा रेक्टा. अब वासा रेक्टा मेरी यहाँ पे ब्लड वेसल है, तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे मेरा ब्लड फ्लो करेगा. वासा रेक्टा मेरे यहाँ पे ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे मेरा ब्लड फ्लो करेगा. तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, यू विल हैव द डिसेंडिंग पार्ट and similarly you will also have the ascending part. तो आपको यहाँ पे ascending part मिलेगा और आपको यहाँ पे descending part भी आपको मिलेगा. तो वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो करेगा और मेरा जो Henle's loop होगा उसके अंदर क्या फ्लो करेगा? What will flow in the Henle's loop? Water, Na plus. ना, filtrate बोलने का, filtrate, short में filtrate. So I'll find the filtrate is going to flow through the Henle's loop.
राइट, जो आपका फ्यूचर में आपका यूरिन बन जाता है। सो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग ओवर हियर। ओके, अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना। अब अगर आप इसे ध्यान से देखते हो तो यू कैन वेरी क्लियरली सी कि आपका यहाँ पे क्या मिला है, डिस्टेंडिंग पार्ट के अंदर आपका ब्लड फ्लो, फिल्ट्रेट फ्लो आपका नीचे आ रहा है, असेंडिंग पार्ट में आपका फिल्ट्रेट फ्लो आपका ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे आपका जो फ्लो हो रहा है इट इज हैपनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब भी आपका फिल्ट्रेट का फ्लो होगा या अगर आपके ब्लड का फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो उसे हम कहते हैं काउंटर करंट। तो यहाँ पे भी आपको काउंटर करंट मिलेगा होते हुए, और यहाँ पे भी आपको काउंटर करंट होते हुए आपको यहाँ मिल जाए। सो आपका ब्लड आपका यहाँ पर है नीचे के साइड पे, और आपका यहाँ पे जो ब्लड यहाँ पे होगा इट इज कमिंग ऑन द अपर डायरेक्शन, इट इज कमिंग इन द लाइक असेंडिंग पार्ट में यहाँ पे ऊपर आ रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है और यहाँ पे आपका ऊपर आ रहा है, राइट। सो इट इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इन डिसेंडिंग पार्ट, एंड द असेंडिंग पार्ट ये आपका अपर डायरेक्शन में आपका जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, यू आर फाइंडिंग द काउंटर करंट कैन बी सीन। काउंटर करंट का मतलब यहाँ पे होता है दैट द ब्लड फ्लो इज हैपनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ब्लड फ्लो आपका यहाँ पे जो हो रहा है इट इज हैपनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। दोनों का ब्लड फ्लो जो आपका होगा वो होगा अपोजिट डायरेक्शन के, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ब्लड हो या फिल्ट्रेट हो, इट इज कॉल्ड एज माय काउंटर करंट। तो ये बात याद रखना, व्हाट डू मीन बाय काउंटर करंट। तो ये चीज है, तो दोनों साइड पे आपको काउंटर करंट देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। अब काउंटर करंट या काउंटर करंट मैकेनिज्म जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है या इसका फायदा क्या होता है। अगर आपसे कोई कल उठ के पूछ ले, ये जो हम सीखने वाले अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं, जो हम यहाँ पे सीखेंगे अभी, इसका अल्टीमेट एडवांटेज क्या होता है, तो इसका अल्टीमेट एडवांटेज याद रखना। इसका अल्टीमेट एडवांटेज ये है कि आप इसके थ्रू ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आप यूरिन बना पाते हो। यू आर एबल टू मेक मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन यूजिंग दिस काउंटर करंट फ्लो। कैसे होता है थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। पहले ये बताओ, क्या यहाँ पे जो मैंने आपके सामने दो पिक्चर बना के रखे हुए, क्या आपको ये पिक्चर समझ आ रही है यहाँ पे क्या हो रहा है? इज द पिक्चर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर Yes, sir. नेफ्रॉन भी होगा सर इसमें, Yes, पिक्चर sir. क्लियर है सर ये। एक सेकंड वरुण, बोलो बेटा, बोलो बोलो सर वरुण। नेफ्रॉन भी होगा सर। हाँ सर नेफ्रॉन भी होगा सर। वरुण, हेनलीज लूप है बेटा, ये तो ये नेफ्रॉन का ही पार्ट हो गया ना ये। ओके वरुण देखो ये क्या लिखा हुआ है, हेनलीज लूप। हेनलीज लूप नेफ्रॉन का पार्ट है या नहीं है? सर है। तो नेफ्रॉन तो आएगा इसके अंदर, राइट। साइड में क्या है मेरा, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज समथिंग, इज अ ब्लड वेसल, जो अभी अभी मैंने देखी थी। तो ये होगी मेरे यहाँ पे ब्लड वेसल, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन। वरुण, वासा रेक्टा इज नॉट पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन, बट हेनलीज लूप इज अ पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन, ठीक है। चलो ओके अब देखो यहाँ पे आसपास आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। ये तो हमने आप देख लिया। अब एक बात ऐसा है कि हम लोग मेडुला के अंदर है, हम लोग अभी खड़े हैं मेडुला वाले एरिया के अंदर। वी आर इन द रीजन ऑफ द मेडुला। सो मेडुला एरिया में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और मेडुला के अंदर होता क्या है ना, ये इसके एरिया में, मेडुला एरिया में आपको मिलेगा यहाँ पे फ्लूइड। सो इन दिस एरिया यू विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड विल बी सीन। और ये जो फ्लूइड आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, दैट फ्लूइड ओवर हियर इज बीन कॉल्ड एज माय इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये बात भी आप सब लोग दिमाग में बिठाइए कि आसपास जो आपको यहाँ पे फ्लूइड दिख रहा है, दैट फ्लूइड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड आपको यहाँ पे दिखेगा, दैट फ्लूइड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो मेरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना, इसके साथ पता है बात क्या होती है, इसकी ऑस्मोलैरिटी चेंज होती है जैसे आप नीचे जाने लगते हो तब। तो अगर मैं आपको बताऊं, अपर एरिया के अंदर, मेडुला का अपर वाला जो एरिया है यहाँ पे, यहाँ पे अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी मेरी रहेगी अराउंड 300 मिली ऑस्मोमोल्स, तो जैसे आप नीचे जाने लगते हो इसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बढ़ने लगेगी। सो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे आपकी बढ़ने लगती है। सो अगर आप डेप्थ तक जाओगे, सो डेप्थ के अंदर आपकी ऑस्मोलैरिटी जो आपको मिलेगी यहाँ पे, दैट विल बी अराउंड 1200 मिली ऑस्मोमोल्स। तो ये बात पहले आप दिमाग में बिठाइए कि मेडुला के जितने आप नीचे तक आप जाने लगते हो, उतना ही आपका ऑस्मोलैरिटी आपका बढ़ेगा, ठीक है। और एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, वो ग्लूकॉन डी वाली कहानी याद करो। आप यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं, आप 1 चम्मच डाल लो ग्लूकॉन डी, लाइक याद है 5 सर। ml पानी डाल रहे हो, राइट। उस चीज को याद करो और देखो यहाँ पे कि अगर आपकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे ज्यादा, दैट मीन ज्यादा सॉल्यूट मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो जितना आप नीचे जाओगे उतना आपको सॉल्यूट ज्यादा मिलेगा, राइट। तो जैसे आप नीचे जा रहे होते हो, आपकी ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू आपकी बढ़ती है। ये बात आप दिमाग में बिठा लो, इन द मेडुला द वैल्यू ऑफ ऑस्मोलैरिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। क्या इतनी बात आप सबको समझ आ रही है वरुण? इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? ये सर क्लियर है। और बाकी सबको समझ आ रहा है ये वाला पार्ट, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? यस सर। बाकी सब चुप हो गए, वरुण को क्लियर हो गया, बाकी सब कोई कुछ बोल नहीं रहा। और देयर लाइक ये सर, क्या सर। इस टाइप का लाइक इक्वेशन है आप लोगों का? सर
हाँ बोलो सर बोलो एक बेटा बारी बोलो। काउंटर, सर काउंटर करंट का मीनिंग बता दो सर एक बारी बस। काउंटर करंट का मीनिंग ये होता है कि आपके यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है, समझो आपके यहाँ पे हम देखेंगे वास्ट रेट, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है, एक नीचे जा रहा है एक आपको ऊपर जा रहा है। फ्रॉम वन साइड द ब्लड इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ट्यूब एंड द असेंडिंग पार्ट इट इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो ऊपर की साइड यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जब अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऐसा काउंटर करंट। सेम चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, बिटवीन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली एंड द असेंडिंग पार्ट ऑफ द हेनली, बिटवीन देम आल्सो यू विल फाइंड द काउंटर करंट। इन दोनों के बीच में भी आपको क्या मिलेगा, काउंटर करंट। एक साइड पे आपका फ्लो आपका आ रहा है नीचे के साइड पे फिल्ट्रेट का, एक साइड पे जा रहा है आपका ऊपर के साइड पे, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ काउंटर करंट ओवर हियर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इतनी बात आपने यहाँ पे देख ली, दैट इज समथिंग यू हैव सीन राइट। अब एक छोटी कहानी मैं आपको बताऊंगा, स्मॉल स्टोरी है लेकिन ध्यान से सब लोग देखिए इसकी तरफ और इसे याद रखिए। ये स्टोरी बेसिकली बताई जा रही है ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहे जो आप ऑलरेडी आप जानते हो। समझो आपके पास एक यहाँ पे टब है, टब के अंदर आपने लगा हुआ है यहाँ पे आपका सेमी परवेल मेम्ब्रेन। सो बिटवीन द टब यू विल हैव अ सेमी परवेल मेम्ब्रेन राइट। टब का ये वाला पार्ट है मेरा ए वाला साइड, ये वाला पार्ट है मेरा टब का बी वाला साइड राइट। दोनों साइड के अंदर मैंने डाला अराउंड 500 ml पानी। सो दोनों साइड के अंदर मैंने डाला मेरे यहाँ पे 500 ml ऑफ वाटर। सो ऑन द बोथ द साइड आई हैव एडेड अराउंड 500 ml ऑफ माय वाटर। तो यहाँ पे 500 ml, यहाँ पे 500 ml मैंने पानी डाल दिया। याद रखना मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज हैपन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये बात हमेशा रखना, दैट मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज हैपन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हमेशा आपका वाटर का मूवमेंट आपके यहाँ पे होगा, इट विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स हाउ द मूवमेंट विल हैपन राइट। दो साइड में मैंने पानी डाल दिया। मैंने जो बीकर ए है या जो पार्ट ए है उसमें मैं डालता हूँ अराउंड, लेट्स से मैं यहाँ पे मैं डालता हूँ अराउंड 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट। 100 ग्राम यहाँ पे नमक में यहाँ पे डाल देता हूं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला तो यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे हो जाएंगे कम। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला तो व्हाट विल हैपन, दिस कॉलम विल हैव अ लेस अमाउंट ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक गए सॉल्ट के साथ, उसे डिसॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो ये टाइम पे पता है मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, द वाटर फ्रॉम द बी साइड विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द ए साइड। तो जो वाटर जो मेरा होगा बी साइड के ऊपर, वो वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे स्टार्ट करेंगे चलना टुवर्ड्स द ए साइड, एंड दैट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ माय ऑस्मोसिस। तो आपका वाटर मॉलिक्यूल जो मेरे बी वाले एरिया में होंगे वो आपके मूव करेंगे आपके ए साइड के अंदर, बिकॉज वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो ये मेरे मूव करेंगे टुवर्ड्स द ए वाले एरिया के अंदर राइट। दैट इज द जनरल आइडिया यू शुड नो। क्या ये वाली बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर रिपीट करना। यस सर। ये बेसिक केमिस्ट्री वाली बात है, क्या सारी लड़कियों को ये बात समझ आ रही है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, यही बात रिपीट करना। अरे इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें आपने सॉल्यूट डाला हुआ एक बीकर के अंदर, एक साइड पे सॉल्यूट है एक साइड पे आपका सॉल्यूट नहीं है। जहां पे सॉल्यूट होगा वहां पे क्या होगा, यू विल फाइंड कि आपके वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, या मैं कहूंगा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स आपके कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? बिकॉज सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट को डिसॉल्व करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे यहाँ पे हो गए फ्री वाले कम। तो अब होता क्या है, द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द बी साइड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ए साइड। तो यहाँ पे जो मेरे फ्री वाटर मॉलिक्यूल है वो मेरे सारे के सारे ये साइड पे जाना चालू करेंगे, बिकॉज मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज हैपन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको होते मिलेगी जब तक आपको वहां पे एक बैलेंस या इक्विलिब्रियम आपका पे ना बन जाए। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता सकता हूँ आपको यहाँ पे, कि समझो मेरा जो बीकर ए है या मेरा जो ए वाला बी वाला जो मेरा साइड है, यहाँ पे मैं डालता हूँ 10 ग्राम NaCl। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला, बट सॉल्ट इतना ज्यादा मैंने यहाँ पे डाला नहीं है। तो इवन देन व्हाट विल हैपन कि वाटर मेरा बी से ए की तरफ ही मूव करेगा। ठीक है, सो ये जो ए वाला जो मेरा कॉलम है यहाँ पे, जो ए वाला मेरा यहाँ पे कॉलम है, दिस ए वाला कॉलम दिस वाटर कॉलम कैन बी कॉल्ड एज माय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दिस कैन बी कॉल्ड एज माय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो बी जो मेरा कॉलम है यहाँ पे, जहां पे पानी ज्यादा है सॉल्यूट कम, दिस कॉलम कैन बी कॉल्ड एज माय hypotonic solution. This column can be called as my hypotonic solution. So hypotonic term याद रखना, hypertonic मतलब पानी कम solute ज्यादा, hypotonic means पानी ज्यादा solute कम. That is my hypotonic solution, and always movement will happen from hypo to hypertonic solution. आपका पानी का मूवमेंट हमेशा होगा from hypotonic towards the hypertonic. ये बात हमेशा आप याद रखिएगा।
एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। बाकी बच्चे बेटा, बाकी सबको समझ आ रहा है? अश्वानी एंड ऑल द अदर पीपल ओवर हियर, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. अश्वानी क्यों परेशान लग रहा है? अश्वानी बताओ क्यों परेशान लग रहे हो, क्या हो गया? सर नहीं हो परेशान। नहीं हो परेशान, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो बता देना। बाकी ये लड़कियां लोग, अक्षरा, कनिका, कनिका आज क्लास नहीं आई ना, ओके। एंड बाकी सारी लड़कियां, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। कितना लाइक तुम लोग ऐसे हैवी हार्ट से यस बोलते हो? बोल दो, अरे नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा, घर जाना है हमें। बोल दो, I'll explain you again, right? Please understand all those things very carefully because you will find question based on them, ठीक है? Alright, चलो मुझे ये बता दो, काउंटर करंट मैकेनिज्म का फायदा क्या होता है? What is the advantage of counter current mechanism? मैंने पहले बताया था, इसका फायदा क्या होता है? ज्यादा concentrated urine. To make the concentrated urine, right? So counter current की वजह से आप बेसिकली वाटर को कंजर्व कर पाते हो और आप concentrated urine आप यहाँ पे बना पाते हो, तो उसका यहाँ पे फायदा होता है, ठीक है? बोलो, यहाँ तक समझ आ रहा है सब कुछ? सर आगे समझ गया। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ से जो स्टोरी वो आप सबको मालूम है, आधी स्टोरी यहाँ से आप सबको मालूम रहेगी। जब मेरा हेनलीस लूप के डिस्टिलिंग पार्ट में जब मेरा पानी नीचे उतर रहा है, तो आप क्या होता है यहाँ पे, व्हाट इज विल कमिंग आउट फ्रॉम द डिस्टिलिंग पार्ट में से क्या बाहर निकल के आएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे यहाँ पे बाहर निकल के आएंगे। अब आप यहाँ पे समझ पाओगे कि जैसे आप नीचे जाने लगते हो ना डिस्टिलिंग पार्ट में, क्योंकि ये परमिबल होता है, सो वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट। और पानी पता है क्यों इजिली बाहर निकल रहा है? क्योंकि बाहर वाले एरिया के अंदर आपका ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आपका ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, तो पानी आपका काफी इजिली यहाँ पे बाहर निकल के आ जाएगा। सो वाटर विल इजिली कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो याद रखना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर पानी जो निकल के आ रहा है वो काफी इजिली यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, राइट? अब जैसे ही आप आए असेंडिंग वाले पार्ट के अंदर, तो आप कह सकते हो कि सर असेंडिंग पार्ट में तो पानी निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पानी निकल क्यों नहीं रहा? क्योंकि असेंडिंग पार्ट इज नॉट परमिबल फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। असेंडिंग पार्ट जो मेरा यहाँ पे होता है हेनरीज लूप का, याद रखना ये मेरा वाटर के लिए परमिबल नहीं होता, तो यहाँ से पानी निकल नहीं सकता। और अगर आपको याद हो तो आपकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है फिल्ट्रेट की, वो यहाँ पे काफी कम हो जाती है। यहाँ पे थी 300 जितनी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी फिल्ट्रेट की? 1200 जितनी हो जाएगी, राइट? अब आप यहाँ से लेते हो यू टर्न, अब यहाँ से आप लोग यू टर्न यहाँ पे, अब जैसे आप यहाँ पे यू टर्न लेते हो, अब व्हाट विल हैपन यहाँ पे कि आपका पानी तो बाहर नहीं आएगा, बट यहाँ से अब आपके सॉल्यूट्स बाहर निकलना चालू करेंगे। तो जैसे ही आप ऊपर जाने लगते हो यहाँ पे, एज सून एज यू स्टार्ट गोइंग इन द अपर डायरेक्शन, योर NaCl विल स्टार्ट कमिंग आउट। आपका NaCl आपका यहाँ पे निकलना चालू करेगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन का आपका NaCl आपका यहाँ पे निकलने लगता है। सो नाउ यू विल हैव द NaCl विल कमिंग आउट ओवर हियर। So in the ascending part is known for the removal of NaCl from the filtrate. आपके फिल्ट्रेट में से NaCl आपका निकलने लगता है जैसे आप ascending part में आके ऊपर बढ़ने लगते हो, तो your NaCl will start coming out. और ये बात याद रखना कि जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपका जो ऑस्मोलैरिटी था आपका फिल्ट्रेट का वापस से कम हो जाएगा। इट विल बी अराउंड 300 अगेन, वापस ऊपर तक जाते हुए इसका जो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे होता है फिल्ट्रेट का, अगेन ये आपका 300 जितना यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कहानी तो आप पहले से ही जानते हो कि NaCl आपका वहां से बाहर निकलता है और वाटर आपका निकलता है फ्रॉम द डिस्टिलिंग पार्ट। तो क्या इतनी बात समझ आ रही है? दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन। तो क्या ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बता दो, कोई चीज रिपीट करनी होगी तो बता दो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ अगर रिपीट नहीं करना है तो, ठीक है? सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग होगा। असेंडिंग पार्ट में NaCl बाहर निकलेगा, डिस्टिलिंग पार्ट में आपका वाटर यहाँ पे आपका बाहर निकल के आपका आ जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। अब देखो यहाँ पे मेरा होता है मेरा वासा रेक्टा। वासा रेक्टा के अंदर क्या होगा? लेट्स ट्राई टू सी दैट। ब्लड है इसके अंदर। अब ब्लड की भी जो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे होती है वो रहती है आपके यहाँ पे 300। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे रहती है 300, और जैसे डिस्टिलिंग पार्ट में से ब्लड आपका नीचे जा रहा होता है ना, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ने लगती है। तो अभी 300 है, फिर यहाँ पे हो जाएगी 600, फिर यहाँ पे हो जाएगी 900, और फिर यहाँ पे हो जाएगी वापस से यहाँ पे हो जाएगी आपकी 1200। अब मुझे बताओ कि जब मेरा ब्लड नीचे उतर रहा है और अगर उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, तो क्या लगता है उसके अंदर क्या ऐड किया जा रहा होगा? व्हाट विल बी एडिंग ओवर हियर बिकॉज़ ऑफ दैट ऑस्मोलैरिटी इज इंक्रीजिंग ओवर देयर? बताइए। NaCl ऐड हो रहा है। NaCl ऐड होगा, समझो ना, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है यहाँ पे, सॉल्यूट बढ़ रहा है, वाटर नहीं होगा, इसमें आपका NaCl ऐड किया जाएगा। जब मेरा ब्लड जब नीचे उतर रहा है यहाँ पे तो 300 था, फिर क्या हुआ 600, 900, 1200, तो मेरा क्या हुआ यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ब्लड के अंदर की बढ़ रही है।
तो अगर मेरी ऑस्मोलैरिटी ब्लड के अंदर बढ़ रही है तो इसका मतलब समझ जाओ कि NaCl मेरा इसके अंदर ऐड किया जाएगा। सो NaCl जो मेरा यहाँ पे होगा वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सो NaCl जो मैंने यहाँ पे निकाला था वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम के लिए ऐड नहीं करता, यहाँ से भी उसे निकाल लूंगा मैं, यहाँ से भी NaCl को मैं यहाँ पे निकाल लूंगा, बट याद रखना NaCl will be added over here and because of that what will happen, the osmolarity will just keep on increasing. So osmolarity आप यहाँ पे increase की जाएगी। क्या इतना पार्ट समझ आया? डिस्टिलिंग पार्ट में क्या हुआ? Is this thing clear to all of you? यस सर। वरुण समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? सर जो आगे आएगा तो उसमें वाटर होगा? आगे जाने दो, ये समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? आगे जाने दो, आगे का सर बाद आगे में। इतना आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये बोलने में तकलीफ होती है आपको? नो सर। तो बोल दिया करो। यस सर। क्या वरुण, कैसे चलेगा वरुण? कैसे ऐसे कैसे? आओ नाउ, सो दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। तो इस तरीके से आपका NaCl अंदर जाएगा और आप इस पिक्चर में भी आपसे यहाँ पे देख सकते हो। कैन हैव अ लुक एट दिस इन द पिक्चर ऑफ द NCERT, राइट? आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका कैसे आपका यहाँ पे NaCl आपके यहाँ पे अंदर आ रहा है, ठीक है, राइट? एंड एज यू मूव इन द डाउन NaCl विल गेट इनसाइड एंड दैट इज हाउ यू विल फाइंड, यहाँ से भी NaCl आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो आपका ऑस्मोलैरिटी आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे होता क्या है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर, ओके? अब जैसे ही आप आ गए आपके असेंडिंग पार्ट के अंदर, एज सून एज यू गेट इन द असेंडिंग वाला पार्ट, अब यहाँ पे क्या होगा? नाउ यू विल फाइंड कि आपका NaCl अब आपका आपस से बाहर निकाला जाएगा। सो जैसे आप असेंडिंग वाले पार्ट में आते हो तो यहाँ पे दो चीज आपको याद रखनी है। जो NaCl अपने यहाँ पे अंदर लाए थे उसे आप वहां पे वापस बाहर निकालोगे, उसे आप वापस यहाँ पे बाहर निकालो। सो NaCl विल नाउ स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द असेंडिंग पार्ट ऑफ द ब्लड वाले एरिया में से आपका NaCl बाहर निकलेगा और वाटर आपका यहाँ पे अंदर आता है, वाटर आपका यहाँ पे अंदर आएगा। सो NaCl विल कम आउट एंड द वाटर विल बी सेंट इनसाइड द वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा के अंदर आप पानी को सेंड करना आप चालू करोगे। सो याद रखना, द वाटर विल बी सेंड इनसाइड द वासा रेक्टा एंड NaCl विल बी थ्रोन आउट। तो पानी आप अंदर डालोगे और NaCl आप बाहर निकालोगे। तो आप सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप पानी को अंदर डाल रहे हो, अगर आप NaCl को बाहर निकाल रहे हो, तो वापस से क्या होगा? आपकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, अंदर की ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे होगी, यहाँ पे 1200 थी ना, अब यहाँ पे कम होने लगेगी। सो इट विल नाउ स्टार्ट कमिंग बैक और 900, 600 एंड अगेन ऊपर पहुंचते तक ये हो जाएगी आपके वापस यहाँ पे 300। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे आप NaCl को जब आप बाहर निकालते हो तो उसे आप बाहर निकाल के रखोगे कहाँ पे? तो याद रखना, NaCl को जब मैं बाहर निकाल रहा हूँ ब्लड में से तो उसको मेंटेन करता हूँ मेरे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। योर इंटरस्टिशियल फ्लूइड शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ NaCl इन दैट एरिया। अगर आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर अगर आप NaCl को मेंटेन नहीं कर पा रहे या उसे आप रख नहीं पा रहे वहां पे, तो आपका पानी बाहर निकलेगा ही नहीं। याद रखना, जो पानी आप बाहर निकाल लो ना यहाँ से हेनलीस लूप में से, हेनलीस लूप में से मैंने पानी को निकाला और बाद में मैंने ब्लड वेसल के अंदर पानी को रिलीज कर दिया। पानी को मैंने वहां से निकाला और ब्लड वेसल के अंदर मैंने पानी को यहाँ पे डाल दिया। और एक बार मैंने ब्लड वेसल के अंदर पानी को डाल दिया, एक बार मैंने पानी को निकाल के वासा रेक्टा में डाल दिया, तो क्या हुआ? पानी मेरा वापस आ गया सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है? यही तो हमें करना है, हमें वाटर को वापस से लेके आना है सर्कुलेशन के अंदर, और यही चीज हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। और NaCl को जब हम बाहर निकालते हैं तो प्लीज याद रखना, NaCl को निकालने का रीजन इसलिए होता है ताकि आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे आप ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर सको। सो प्लीज याद रखना, whenever you talk about the interstitial fluid, तो एक चीज आपको हमेशा इसके अंदर याद रखनी है, that this fluid will have a good amount of NaCl, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ will have a small amount of urea is also seen over here। NaCl और यूरिया आप यहाँ पे रखते हो, और ये आप रखते क्यों हो? क्यों आप इसे यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो? दिस इज ऑल बीन डन ताकि उस एरिया के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाले एरिया के अंदर आपकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन, टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए उसको वहां पे रखना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑस्मोलैरिटी में वहां पे मेंटेन करना क्यों जरूरी है? मैं ऑस्मोलैरिटी अगर वहां पे मेंटेन नहीं करूंगा ना इस एरिया के अंदर, वापस दिखा देता हूँ, ये पूरे एरिया में अगर मैं मेंटेन नहीं करता था ऑस्मोलैरिटी, तो पता है क्या होगा? मेरा पानी यहाँ से बाहर निकलेगा ही नहीं, मेरा पानी निकलेगा ही नहीं बाहर फ्रॉम द डिस्टिलिंग पार्ट। और अगर मेरा पानी निकलेगा नहीं ना बाहर वहां से, तो मुझे कुछ फायदा मिल नहीं रहा, मेरे काउंटर करंट करने का मुझे यहाँ पे कोई फायदा मिलेगा नहीं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो ये बात आपको याद रखनी है, यू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ माय NaCl एंड द यूरिया। यूरिया कहाँ से आया मैं आपको बाद में बताता हूँ, पर पहले आप इतनी बात आप यहाँ पे याद रखो। क्या इतनी चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, क्लियर है सर। अभिषेक, Yes, sir. all the लड़के लोग यहाँ पे सर सबको समझ क्लियर आ है रही है? सर, क्लियर।
And then all the Yes, other sir. girls, we have Akshara and all the other girls. क्या यहाँ तक समझ आ रहा है आप सबको? Yes, sir. ये देखो लाइक यस बोलने में इतना अच्छा तुम लोग थम्स अप देते हो? ओके नहीं थम्स अप भी नहीं आता तुम लोगों का। ऑलराइट सो दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते मिलेगी। और इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बता दो। एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ ऑन अ सीरियस नोट, बताइए इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है, बताइए क्लियर है सर। बताइए। अक्षरा बताइए क्या समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर? ये अक्षरा, सर अरे अक्षरा को पूछ रहा हूँ मैं। अक्षरा एंड ऑल द अदर गर्ल्स ओवर हियर, क्या समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर बताओ? क्लियर है सर। I hope it's clear to all other girls. अंजू, अनुराधा एंड महक, सिया, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है? कोई सवाल हो तो पूछ लो। बताओ हिम्मत सिंह। तो ओस्मोलैरिटी कहाँ ज्यादा होगी? डेप्थ के अंदर आपका डेप्थ देखो, यहाँ पे नंबर ज्यादा है ना, वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। सो आपके डेप्थ के अंदर ऑस्मोलैरिटी आपके यहाँ पे ज्यादा रहती है। So you'll have this will be very high. अच्छा अक्षरा बेटा क्या हो गया, गला खराब है? चलो वो भी नहीं बोला जाएगा ना आपसे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रेस्ट करो। सो you'll have a डेप्थ के अंदर आपको ऑस्मोलैरिटी आपके यहाँ पे ज्यादा मिल जाती है, ठीक है? हिम्मत सिंह याद रखना, जितना नीचे जाओगे उतनी ज्यादा आपके यहाँ पे रहेगी आपकी ऑस्मोलैरिटी, राइट? सो दिस शुड बी, दिस इज व्हाट द केस यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। और ये चीज आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे बिफोर वी रैप अप द क्लास। आपका कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे बना के रखा हुआ इन लोगों ने। यू कैन सी अ कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे है आपका, दिस इज माय कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है? जो आपको मिल जाएगा। अब कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है ना, आप देखोगे आपका पानी यहाँ से आपका रीअब्सॉर्ब किया जाता है और पानी के साथ साथ स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी आप यहाँ पे बाहर निकालते हो। अगर आप याद करोगे थोड़ा सा तो मैंने आपको बताया था, कलेक्टिंग डक्ट में से आप थोड़ा सा यूरिया बाहर निकालते हो। किसको याद आ रही है ये बात? हमने बात किया था, कलेक्टिंग डक्ट में से आप स्मॉल यूरिया को बाहर निकालते हो, राइट? और ये जो यूरिया में यहाँ पे बाहर निकाला जा रहा है ना, इस यूरिया को मैं रखता हूँ इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। दिस यूरिया इज बीन केप्ट इनसाइड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये यूरिया आप निकाल के आप इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आप रखते हो ताकि इससे भी ऑस्मोलैरिटी आप मेंटेन कर सको। अब पता है यहाँ पे सवाल क्या आता है? अगर मैं यूरिया को यहाँ पे बाहर निकाल रहा हूँ, अगर मैं यूरिया को बाहर निकाल के रख रहा हूँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, तो ऐसे तो इसका अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा यहाँ पे। अगर ऐसे इसका अमाउंट यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया देन ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। यूरिया को आप बाहर निकालते हो, बट ये यूरिया को आप वापस से लेके आते हो फिल्ट्रेट के अंदर। यूरिया को अपने यहाँ से बाहर निकाल लिया, बट द सेम यूरिया विल बी ब्रॉट बैक इनटू द फिल्ट्रेट। और उसे कहाँ पे हम डाल सकते हैं? इनटू द असेंडिंग पार्ट ऑफ माय हेनलीज लूप। तो ये एक की पॉइंट है, आप याद रखना कि जो मैं यूरिया बाहर निकालता हूं मेरे कलेक्टिंग डक्ट में से, उस यूरिया को मैं वापस लेके आ सकता हूं इन माय असेंडिंग पार्ट ऑफ माय हेनलीज लूप। तो ये जो यूरिया मैंने यहाँ पे बाहर निकाला था मेरे कलेक्टिंग डक्ट में से, इसको मैं वापस लेके आ सकता हूं इन द असेंडिंग पार्ट ऑफ माय हेनलीज लूप, ना ही डिसेंडिंग ना ही कहीं और, इन द असेंडिंग पार्ट ऑफ माय हेनलीज लूप। तो इससे क्या होगा? वो हमेशा सर्कुलेट होता रहेगा। तो मेरा ऑस्मोलैरिटी भी यहाँ पे मेंटेन रहता है और ये सर्कुलेट भी होता रहेगा। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि यूरिया आपको बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दैट विल नेवर हैपन बिकॉज इट कैन बी ब्रॉट बैक इनटू द असेंडिंग पार्ट ऑफ माय हेनलीज लूप, ठीक है? सो दैट इज द लास्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इतनी बात याद रखना। अगर आपसे कोई पूछता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम क्या होता है, देन प्लीज याद रखना इसका काम यहाँ पे हमेशा रहेगा दैट इट इज गोइंग टू एंश्योर दैट यू विल हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन, राइट? तो आपका यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन नहीं बनता, यू आर गेटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आपको बनते हुए आपको मिल जाएगा। पानी आप अच्छे से यहाँ पे निकाल पा रहे हो और उस पानी को आप लेके आ रहे हो सर्कुलेशन के अंदर। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका यूरिन जो आपको बनेगा, इट विल हैव मोर यूरिया एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ये होता है इसका सिग्निफिकेंस ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये सब इवेंट आप यहाँ पे हो रहा होता है। तो जो भी आप पानी निकाल रहे हो वो बेसिकली आपका जा रहा है आपके वासा रेक्टा के अंदर, फिर वहां से इनटू द सर्कुलेशन, राइट? जो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यू कैन सी ओवर हियर कि आपका यहाँ पे आप निकाल, यहाँ पे इन्होंने मेंशन क्या नहीं किया कि आपका यहाँ पे पानी भी जाएगा। सो जो आप पानी निकाल रहे होते हो ना, दैट वाटर विल एंटर इनसाइड द द वाटर विल एंटर इनसाइड योर वासा रेक्टा। ये इन्होंने आपको मेंशन नहीं किया, बट दैट विल बी हैपनिंग। सो इसके थ्रू आप वापस से लेके आते हो सर्कुलेशन के अंदर। और NaCl का लेवल तो आपको मेंटेन करना है। NaCl का लेवल तो आपको मेंटेन करना होता है आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, तभी वो पानी निकलेगा, राइट? बस इतनी सी बात है। इतनी अगर चीज आपको समझ आ रही है यहाँ पे हाँ अभिषेक बताइए क्या हो गया? अभिषेक कुछ कहना चाहता है, बोलिए अभिषेक। तो उसकी बैटरी खत्म हो गई है, 1% बची है। ये सब तो चलता रहता है बेटा, बैटरी खत्म होना एंड एवरीथिंग। अच्छा बाकी सब लोग सबको समझ आ रहा है यहाँ पे? वरुण आ गया थोड़ा बाय समझ में सर, क्लियर है सर पूरा। वरुण ऐसा क्यों साउंड कर रहा है कि आफ्टर 6 months
You have finally understood one topic. ऐसा कि मुझे साउंड लग रहा है. No. इतने कॉन्फिडेंस से तुम बोले, ऐसे कॉन्फिडेंस तो पहले कभी नहीं दिखाया तुमने. वरुण, अच्छी बात नहीं है. वरुण, क्या होता है रेड एल्गी? वरुण, रेड एल्गी के एग्जाम बता मुझे. रेड एल्गी के एग्जाम बता वरुण जल्दी से. रेड एल्गी. So that algae sir algine. अरे क्या बोल रहे हो? एल्जिन तो नहीं होता. सर जीडियम सर. हाँ बोलो. दो नाम होते हैं सर जी से सर. जीडियम चार वरुण. दो नहीं 4 होते हैं. बताओ जल्दी. क्या होते हैं सर? सर जीडियम और सर नाम याद नहीं आया सर. ऐसे थोड़ी चलेगा वरुण, ऐसे नहीं चलेगा. Alright, so that is one something we have done आज के क्लास के अंदर. So we have done this thing. So please एक बार NCERT से पढ़ लेना इसे. ठीक है, प्लीज जाके एक बार खुद से देख लेना. कल हम लोग जब मिलेंगे तो कल हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू सॉल्व सम हैंडफुल ऑफ PYQs which are like super important to understand the concept. और इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं. और 2025 में भी अगर क्वेश्चन अच्छे बन के आ गए यहाँ से तो आप फिर हमें ही याद करोगे फिर वो टाइम पे. राइट, इसे समझ लो अच्छे तरीके से इस चीज को. राइट, सो यू शुड बी एबल टू